नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। हर दिन हर वक्त कोई ना कोई नई खबर है जो हमारे दिलों को झकझोर कर रख देती है। जी हाँ, बात हो रही है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कोहली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस आमंत्रण के लिए शुक्रिया। सर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर की बात करें, आपको हम स्पेशलिस्ट सर्जन, आप इस फील्ड में हैं। सबसे पहला ये कि एज अ लेमैन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कार्डियोवास्कुलर होता क्या है? देखें, कार्डियोवास्कुलर एक सिस्टम है। मैं तो कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन हूँ, लेकिन आज जो हमारी जो थीम ऑफ डिस्कशन है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डिया बोलते हैं, कार्डिया इज हार्ट। तो हार्ट जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ अपना ब्लड जो पंप करता है सारे बॉडी में, चाहे वो ब्रेन है, किडनीज है, लिवर है या सारे लिम्स हैं, वो वेसल्स उनको बोलते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है उसको हम कवर करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बोलते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किलर्स इन द वर्ल्ड। अबाउट 70 मिलियन पीपल आर सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारतवर्ष में इसका प्रकोप अब दिन ब दिन इतना ज्यादा हो रहा है कि इसके बारे में हम सबको, ना सिर्फ कि डॉक्टर्स को, लेकिन सब सोचने वालों को इसके बारे में काफी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हाउ टू कंट्रोल देम। इसके लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। बिल्कुल सर, सबसे जरूरी इसमें अवेयरनेस है क्योंकि हम इन चीजों के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं। सर, बेसिकली इन डिजीजेस का जो कारण क्या है, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी होती कौन कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी बात है कि जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उसको बोलते हैं कार्डियक डिजीज, और उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स दे रही हैं उसको बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। ये भी जो हार्ट को ब्लड वेसल्स या वेसल सप्लाई करते हैं उनका नाम है कॉरोनरी आर्टरीज। जब हार्ट जो खुद ही इतना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ एक्शन है बॉडी में, अगर वो खुद ही हेल्दी नहीं रहेगा तो बाकी बॉडी को कैसे, तो उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं उसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज एक है, अगर वो ज्यादा हो जाए, गंभीरता से वो अफेक्ट हो जाए, तो जो पेशेंट हमारे पास लेके आता है उसको एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। पहले जमाने में इसको हार्ट अटैक कहते थे। नंबर टू, अगर ब्रेन के साथ जो रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएं, तो ब्रेन अटैक या कि स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें अपने लोगों को बताना चाहिए और इसको प्रिवेंट करना चाहिए। नंबर तीन है किडनी। अब डेली आप देखते हैं कि पेशेंट आया क्रॉनिक किडनी डिजीज से रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, उसको हाइपरटेंशन या डायबिटीज, जिसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके रिस्क फैक्टर्स। उसके साथ साथ फिर आजकल जो बहुत कॉमन है लेग अटैक्स, जो टांगों में जो नाड़ियां हैं उनमें भी रुकावट काफी आ रही है, तो पेशेंट हमारे पास आते हैं लेग अटैक्स लेके, जैसे पैर का या टांग का कालापन होना, उसमें दर्द होना, या ऐसे सिचुएशन ऐसे आ जाए कि उसको काटना पड़े कि नौबत आ जाए एम्पुटेशंस की। तो ये सब चीजें गंभीरता से हमें सोचना चाहिए, और इसके लिए हमें जो एक शुरू से सब लोग कहते हैं और समझदार लोग भी कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप इन चीजों को प्रिवेंट कर सको, नथिंग लाइक इट। तो इसलिए मैं भी एक मैसेज देना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर, कारण क्या होते हैं कि हम लोग इन चीजों में पड़ते जा रहे हैं? देखिए, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उसके महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं। अब सबसे जरूरी बात है कि जो भारतवर्ष है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये रिस्क फैक्टर्स, अब भारतवर्ष उनका कैपिटल बनना चाह रहा है इस दुनिया में। तो नंबर वन है हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं बड़ा बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर। अब यह है कि हमारे इधर इस चीज का डिनाइल बड़ा है कि मेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मुझे कोई गोली लगाएंगे डॉक्टर तो वो सारी उम्र खानी पड़ेगी, इससे मैं फंस जाऊंगा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कभी आपका रक्तचाप ज्यादा बढ़ता है तो उसके लिए आपको उसका उपचार लेना चाहिए, चाहे डॉक्टर आपको लंबे टाइम के लिए गोली दे या शॉर्ट टाइम के लिए गोली दे, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर 120/80 की रेंज में, जैसे हम बोलते हैं, होना ही चाहिए, ना इधर तो ना उधर। नंबर दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज।
शुगर, अब आप हिंदुस्तान में देखें, हिंदुस्तान इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब आए दिन हर किसी को शुगर है, उसमें भी डिनाइल है, मेरे को कम है, मेरे को ज्यादा है। उसके ट्रीटमेंट में आप भी सुनते होंगे, और हमें भी ऐसे लगता है कि पेशेंट कई बार इन अप्रोप्रिएट सोर्सेज से भी दवाई लेते हैं, और कुछ कहते हैं कि मैं ऐसे कंट्रोल कर लूंगा, वैसे कंट्रोल कर लूंगा। तो हमें तो खुशी है कि अगर वो बढ़े ना, लेकिन जैसे अगर शुगर के आजकल मापदंड हर दिन बदलते हैं, और उसके लिए एंडोक्राइन या डायबिटोलॉजिस्ट दे आर सक्षम हैं उनको बताने में कि आपको कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कितने दिन के लिए लेनी है, और उसको कंट्रोल कैसे रखना है। नंबर 3 जो हम देखते हैं कि हमारा खान पान विशेषतर आजकल देख रहे हैं उसको हाइपरलिपिडीमिया, जो एक रक्त में एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका बढ़ना, जिसको आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, उनकी रेशो, और खासतौर कोलेस्ट्रॉल में लो डेंसिटी लिपिड्स की रेशो, क्योंकि वो नाड़ियों के अंदर जमती हैं और उधर एक प्लाक फॉर्मेशन होता है। जो नाड़ियों का अगर जैसे होकर क्लियर ब्लड वेसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अराउंड जो प्लाक्स बनना शुरू हो जाएं, और किसी टाइम ऐसा कोई सिचुएशन आए उसमें कोई क्लॉट आ जाए, तो सडनली उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई कट हो जाती है। तो इसको हाइपरलिपिडीमिया को चेक करना, और खान पान को हम कर सकते हैं, और दूसरा अगर वो ज्यादा हो तो डॉक्टर उसके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आगे तीसरा रिस्क फैक्टर। चौथा रिस्क फैक्टर है जो आजकल काफी ज्यादा है, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द लाइफ। क्योंकि जैसे जैसे बदलती दुनिया है, पहले आदमी का अपना एक सेट पैटर्न था, जैसे शुरू में बुजुर्ग लोग थे, कैसे सुबह उठना है, कैसे वर्जिश करनी है, कैसे काम पे जाना है, कैसे 3 मील्स ए डे है, ये सब चीजें हैं। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, एक ऐसा था एक पंक्टेड जो सारे लोग इसको फॉलो करते थे। लेकिन अब ये बदल चुका है बदलती दुनिया में, क्योंकि लोगों का वर्किंग सिस्टम जो है डिफरेंट है, और हर किसी को अपने तरफ से अपने तरीके से काम में रहना है। लेकिन फिर भी एक ऐसा है कि ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, खासकर कैटाकोलोमिन्स, एक ऐसा सब्सटेंस है जो नाड़ियों के ऊपर एक्शन करता है, उनका क्लोज होना, उसको कंस्ट्रिक्ट करना, उसको डायलेट करना, ये सब चीज़ों का प्रवाह जो है वो अपसेट होता है अगर आप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में रहोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल है हम देखने को मिल रहा है, वो खासकर बच्चों और यंग एडल्ट्स में ओबेसिटी, हाँ, मोटापा जो आना, अपने लिए, अपने वेट के लिए, और अपनी एज के लिए, और अपनी हाइट के लिए, अगर ये सब चीज़ें वो आप देखें, तो ये 5 चीज़ें हैं जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की। इसके अलावा जो हमारी आदतें हैं, नंबर 1 स्मोकिंग। तो ये जो वेस्कुलर अंदर लाइनिंग है ना, जो हार्ट के अंदर लाइनिंग है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप समझ लें कि आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई आफत आने वाली है इन चीज़ों के ऊपर। तो फिर वो लोग कहते हैं हमने पहले छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, लेकिन वो दैट इज इमटेरियल। अगर आप स्मोकिंग में जाते हैं, आप स्मोकिंग की हैबिट है आपको, तो वो भी 10 से 15 सिगरेट रोज के यहाँ से है, और कल को आप किसी ना किसी समस्या में फंसने वाले हैं। नंबर टू जो है अल्कोहल, उसका कुछ लोग कहते हैं वो बेनिफिशियल है, कुछ कहते हैं हमें ये है, कुछ ये है, लेकिन जिस मात्रा में अल्कोहल लिया जाता है और वो परसिस्टेंटली लिया जाता है, मेरा कहने का मतलब है कि रोजाना, वो एक हार्मफुल है, एक अपने आपके सिस्टम के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। तो उससे हमेशा आपको देखना चाहिए कि मॉडरेशन इज द वर्ड, जिसे लाइफ में मॉडरेशन रखनी है, वैसे इन चीज़ों की कंजम्पशन में भी मॉडरेशन। सर अभी आपने 2 चीजें बोली जो मेरे ध्यान में आ रही है। पहली चीज तो आपने बोला स्मोकिंग। एक तो है जनरेशन जो डायरेक्टली स्मोक करती है, एक ऐसी जनरेशन है जो डायरेक्टली से पैसिव स्मोकर बोलते हैं हम, तो वो भी इसी चेन में फंस सकते। 40% जो पैसिव स्मोकर है, या तो वो लंग कैंसर के प्रभाव में आते हैं, तो या इतना कोरोनरी आर्टरी डिजीज के प्रभाव में उतना नहीं आते, अनलेस एंड अनटिल वो बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स में हो। तो जो पैसिव स्मोकिंग है वो लंग डिजीजेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको अवॉइड करना। जैसे हम बैठे हैं और कोई ऐसा उसकी हैबिट है वो कर रहा है और हम इसको बाइंड नहीं करते हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट हैज बैंड इट इन पब्लिक प्लेसेस, लेकिन फिर भी इसको रोकना चाहिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ऐसी कुछ बीमारियां ला सकती है। सर दूसरी बात आपने बोली कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारा है, लेकिन आप देखें चीज जैसे अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ेस हमें देखने को मिल रही हैं, बहुत यंग एज पे फिटनेस फ्रीक है उनको भी हार्ट अटैक होता है, क्या कारण रहता है उनका? इस देखिए, जब हमने
इस ब्रांच में आना शुरू किया था तो नए नए थे, तो हम ये सुनते थे जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, जैसे सडन कार्डियक डेथ की बात आप कर रहे हैं। आजकल कुछ अभिनेत्रियों को, कुछ प्लेयर्स को, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे देखने को मिला है कि ऑल्दो दे आर नॉट ऑफ वेरी हाई एज या बड़े ज़्यादा एज के नहीं है, लेकिन फिर भी वो सडन कार्डियक डेथ के शिकार हुए हैं। इसके बारे में हमें व्याख्या और इसके बारे में डिस्कशन ये है कि जब हमने ये प्रोफेशन में शुरू किया था तो हमें ये कहा जाता था कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इज द डिजीज ऑफ आफ्टर 50 ईयर्स। 50 साल के बाद आपको कॉशियस, यंग एज में तो इसके बारे में सोचते नहीं थे, समझ गए बात। तो जैसे जैसे हमने अभी रिस्क फैक्टर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में डिस्कस किया तो हमने ये देखा है कि ये सब चीज़ें जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, और लेट नाइट वर्किंग है, और खान पान का जो जो सिस्टम है वो बदल चुका है। जंक फूड हैज एमर्ज लाइक एनीथिंग द सिस्टम। और अभी आप बच्चा 5-6 साल का होता है तो वो मोबाइल पे अपने कर रहा है, और उसके बाद वी फील हैप्पी दैट जोमेटो, टोमेटो और whatever is their groups are, I'm not sorry for that, means all these things are being taken by the children at home according to their choice, not as the choice of the family. तो इसमें ये है कि जो from very early days जो there is a disturbance in the food habits of the children, उसके बाद जब आप यंग एडल्ट बन जाओ तो उसके बाद आप लेट नाइट वर्किंग कर रहे हो, आपको पेरेंट्स का आपके साथ कुछ, क्योंकि यू आर वर्किंग एट ए डिफरेंट सेंटर, आप दूसरी जगह पे काम कर रहे हो, फैमिली में नहीं हो, तो उसके लिए आपको लेट नाइट आप आवर्स दे रहे हो, जिस टाइम पे आपको रेस्ट करना चाहिए वो रेस्ट आपको मिल नहीं रहा। इसके साथ साथ आपकी जो खुराक है, डाइट है, वो भी प्रभावित है। आप जंक फूड का प्रयोग कर रहे हो या नहीं खा रहे हो, या साथ साथ में if you are alone and you are stressed out, then you are using those two items also alongside, which we said are risk factors, smoking and alcohol. So, सर एक चीज और आपने डिस्कस की थी, उसके बारे में जरूर चाहूंगी कि मैं पूछूं आपसे। सर ये वस्कुलर वेन्स जो हम, इसमें एक नया जो आजकल देखने को मिलता है, महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा है वेरिकोज वेन की, क्या वो इसी से रिलेट करती है या इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है फ्यूचर में? जैसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात कर रहे हैं, तो जो ये सारी वेसल्स की जो मैंने अभी तक बातचीत की है, उनको आर्टरीज बोलते हैं। दे आर टेकिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, लेग्स एंड द मसल्स। लेकिन उनसे ये टू वे सिस्टम है, वहां से ब्लड वापस भी लाना है। जब हाँ, जो ब्लड वेसल्स ब्लड वापस लेके हार्ट को वापस देती है ना, एक साइड से ब्लड वापस आ रहा है, दूसरे साइड से सप्लाई हो रहा है, तो जो वापस लाते हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। वेन्स कहते हैं, वेन्स। सो वेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द टायरलेस वर्क हॉर्सेस ऑफ द बॉडी। वो हर वक्त काम पे रहते हैं, और जैसे खासकर जो बिकॉज ऑफ अवर इरेक्ट पोस्चर, हमें खड़े रहते हैं, हम दो पहिया हैं, चार पहिया नहीं है ना, दो पहिया हैं, तो हमारी जो लेग की वेन्स हैं वहां पे पंप्स हैं, काफ पंप्स हैं, वो पंप करते हैं ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी टू द हार्ट। तो इन सब चीज़ों का हेल्दी रहना, वेन्स का हेल्दी रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लेग में दो टाइप की वेन्स हैं, और आर्म्स में भी सुपरफिशियल वेनस सिस्टम और डीप वेनस सिस्टम, वो दो सिस्टम चलते हैं पैरेलल। तो उन दोनों का हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है। तो उनमें से एक का भी गड़बड़ होना, सुपरफिशियल वेरिकोस जो वेस्कुलर सिस्टम और वेनस सिस्टम है, उसमें परेशानी हो तो वी लैंड अप विद वेरिकोस वेन्स। और अगर डीप वेन्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज जो है, जो आजकल काफी प्रेवलेंट है, उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हर तीसरे चौथे आदमी को आजकल दिखाई दे रही है, और उसको प्रिवेंट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनमें से कुछ पार्टिकल टूट के लंग्स की वेन्स में जा सकता है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, और सडनली पेशेंट बैठे बैठे ही क्रैश कर सकते हैं। अब बातचीत आई जो आपने प्रश्न किया अबाउट वेरिकोज वेन इन फीमेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी फीमेल्स जो हैं, दे व्हेन दे आर इन चाइल्ड बियरिंग सिस्टम, जब प्रेग्नेंट हैं, उसकी वजह से जो फीटस का प्रेशर है पेल्विक वेन्स के ऊपर होता है, तो उनको मोस्टली वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी हम उसको चार आउट करते हैं, देखते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, तो काफ़ी वो अगर दे अच्छी तरह अपने
एक्सरसाइज में रहें, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, जैसे वो करते हैं कमिंग बैक आफ्टर डिलीवरी, जैसे आजकल एक्सरसाइजेज हैं, उनमें से काफ़ी की वेरिकोज वेन्स प्रोग्रेस नहीं करती है। लेकिन अगर वेरिकोज वेन प्रोग्रेस करें तो वी शुड इमीडिएटली टेक कॉग्निजन ऑफ देम एंड रिपोर्ट टू वेस्कुलर सर्जन सो दैट उनकी ट्रीटमेंट अर्ली से अर्ली हो जाए। सर छोटी एज में भी आप देखें कि आजकल जैसा माहौल चल रहा है, तो उसका रीजन क्या रहता है जो छोटे छोटे बच्चों को भी क्योंकि कुछ एक जगह पे ये सुनने में आया है कि बहुत छोटी एज में बच्चों को अटैक्स हो रहे हैं। देखें कि जो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं ना, वो एक एक डिजीजेज होते हैं, वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में डिजीज होते हैं, उनको बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। जब बच्चा अभी इज बीइंग जब बच्चा इज बॉर्न, उस वक्त ही हम डिटेक्ट करते हैं कि एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब उनकी बच्चों की हार्ट की बनावट हो रही है तो उसमें कुछ ऐसी चीज अपीयर करती है कि उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दैट इज सेपरेट सब स्टफ ऑफ डिजीजेस, वो सबसे डिफरेंट है। तो उसको शुरू में ही देखना पड़ता है। आजकल तो जो प्री पार्टम में भी जब जो हम उसको एसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कंजेनिटल हार्ट डिजीज इट्स सेपरेट। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि यंग एडल्ट्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा तो बताया था। अब उनका लाइफस्टाइल, उनका वर्क स्टाइल, उनका कामकाज करने का तरीका, उनके आवर्स और स्ट्रेस और स्ट्रेन इतना है, और उनकी हैबिट्स ऐसी हैं कि आजकल जो 50 के बाद का जो ये डिजीज पैटर्न था, अब 20 से 30 या 30 से 40 में भी देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ अभी वो इस बारे में असेसमेंट करवा ही नहीं पाते कि सडनली वो क्रैश करते हैं, तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं हम। सर कोई एक ऐसा जो हमारे रेड फ्लैग आप बोले कि आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मूवमेंट पे आपको ऑन ऑफ सडन जाके एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देखें, हर हर डिजीज का एक अलग है, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड दैट टू इन यंग पेशेंट्स, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आप एफर्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है एफर्ट डिस्निया, या चेस्ट में ऐसे प्रेशर का आना। जैसे मैं रोज वर्कआउट करता हूँ और मैं 5 किलोमीटर आराम से चल पाता हूँ, लेकिन आज मैं उठा और आज मैंने सोचा कि मैंने चलने की कोशिश किया, तो आफ्टर लेस डिस्टेंस मुझे ऐसा लगा कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरी छाती पे प्रेशर पड़ रहा है, आई एम फीलिंग कंस्ट्रेंट इन वॉकिंग, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा सांस पे दम है और ऐसे भारीपन लग रहा है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसी भी आदमी के लिए कि उसको जांच के लिए जरूर जाना चाहिए कि अगर आप उतना चल नहीं पाते, इसको एफर्ट डिस्निया कहते हैं। एफर्ट डिस्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, अर्ली सिम्टम। ये हमें सजेस्ट करता है कि आप इसकी जांच करवाइए, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रूल आउट करना चाहिए। सर इन केस अब ये प्रॉब्लम हम फेस कर ली है हमने, अब इसके उपचार के लिए हमारा पहला कदम और आखिरी कदम क्या रहेगा? देखें, जब कोई पेशेंट ऐसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या ऐसे सिम्टम्स लेके आता है, तो पहले हमारे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड्स उसको हैंडल करते हैं। तो उसमें जैसे जितने भी हमने चीज़ें बताई, रेस्टिंग ईसीजी पहले करवाते हैं। तो अगर अनलेस अनटिल एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो, तो बाकी कई बार रेस्टिंग ईसीजी में कोई ऐसे चेंजेस आते नहीं हैं, प्रकट नहीं होते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में पता चल जाता है, लेकिन आम अगर पेशेंट घर आके रेस्ट कर ले, उसके बाद आराम से जाए, तो रेस्टिंग ईसीजी में पकड़ा नहीं जाता है। तो रेस्टिंग ईसीजी का नॉर्मल आना एक रूल आउट नहीं करता है। उसके बाद आपके सिम्टम्स को, फिर आपके कुछ जो टेस्ट हैं जो हमने उसके बारे में अभी चर्चा की थी, ब्लड प्रेशर कितना है आपका, शुगर तो नहीं है, कितनी देर से शुगर है, आप दवाई खा रहे हो नहीं खा रहे हो, उसके बाद आपके लिपिड्स कितने हैं, और यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें जो बायोकेमिकल आपके टेस्ट हैं वो अगर रेंज के बाहर हैं, डायबिटिक हो आप, स्मोकर हो, लिकर भी आप पसंद करते हो, और आपका लाइफस्टाइल बड़ा है और थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है, फिर तो आप एक लाइकली कैंडिडेट हो कि आपको अगले टेस्ट करवाने पड़े। तो पहले हम एक ट्रेडमिल करते हैं जो लोग आमतौर पे घर में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज और स्ट्रेस ईसीजी। स्ट्रेस ईसीजी में बड़े लोगों का हमें पता चल जाता है कि ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रभावित हैं या नहीं है। तो उसके बाद अगर स्ट्रेस ईसीजी में वो प्रभावित हैं, तो फिर हमें एंजियोग्राफी नेक्स्ट स्टेप है, जिससे हम हार्ट की ये कोरोनरी आर्टरी साफ दिखाई देती हैं। 3 मेन सेट हैं, राइट, लेफ्ट और सर्कमफ्लेक्स। उसमें किस में प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, चाहिए कुछ इनको करने की जरूरत है, जैसे इनको खोल के स्टेंट करने की जरूरत है, या अगर इसमें बीमारी ज्यादा है तो फिर हमारा रोल है, हम उसका बाईपास सर्जरी करते हैं।
जी। सर प्रिकॉशंस क्या है अगर हो जाता है, अब हमारे पास आ गया कि हम इसको किस तरीके से ट्रीट करें, हालांकि ट्रीट आपने करना है लेकिन हम एज अ पेशेंट हमें क्या क्या अडॉप्ट कर। देखें, जो भी प्रोसीजर हम करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर प्रोसीजर्स फॉर दैट टाइम। ये नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए प्रोसीजर्स हैं। अगर हमने स्टेंट डाले हैं, हमारे फ्रेंड्स ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, या मैंने बाईपास सर्जरी हमने की है, तो वो उन ग्राफ्ट्स को अलाइव रखना, उनको खुला रखना, ये हमारा फंक्शन है एक पेशेंट का। तो उसके लिए आपको रिस्क फैक्टर्स को बढ़ना नहीं है, उनको कंट्रोल करना, जैसे डाइट आपको सजेस्ट किया है, ब्लड प्रेशर को चेक में रखना है, शुगर हमेशा टाइम पे होनी चाहिए, उसके बाद जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है वो खानी चाहिए, और ये भी देखना है कि जो जिसकी वजह से आपको ये चीज़ हुई है, हाइपरलिपिडीमिया ये है, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से दूर रखें, थोड़ा मेडिटेशन में जाएं, और जो आपके इलाज किया गया है उसको अलाइव रखना है और उसको लंबे टाइम के लिए रखना है, ना कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स को बोलो कि ये स्टेंट हमें पड़ चुके हैं, अब हमें किस बात का फिक्र है। ऐसी बात नहीं है, दे हैव टू बी मेंटेन्ड। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए पेशेंट टू लर्न कि इवन आफ्टर दिस प्रोसीजर्स आर डन, तो उनका जो है लॉन्जिविटी के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना। सर इसके बाद हम एक्सरसाइज कर, मीन्स कि अगर वॉक करनी है तो कर सकता है पेशेंट। देखें, हर पेशेंट अलग है। इस फोरम से ये मैसेज सबके लिए देना कि आप हार्ट सर्जरी के बाद या स्टेंट के बाद आप ऐसी एक्सरसाइज करो, इट्स नॉट राइट। इट इज द राइट ऑफ द फिजिशियन हु टैकल्स और ए सर्जन। हर पेशेंट अलग है, लेकिन लाइट वॉकिंग सबको अलाउ करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे पेशेंट अपनी बीमारी से निकलता है और ग्राफ्ट अच्छा चलते हैं या स्टेंट्स के बाद, तो दे आर एनकरेज्ड फॉर रूटीन एक्सरसाइजेस। ऐसी बात नहीं है, हर पेशेंट के अलग है, तो उनको जरूर करनी चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है। सर एक आउट ऑफ वे जाके क्वेश्चन है मेरा कि जिम बेटर है या हम कहें कि वॉकिंग बेटर है। देखें, जिम तो आजकल अवेलेबिलिटी होना शुरू हुई है, तो सारे इसमें कहते हैं कि हम वॉक को ऑब्सोलीट कर देंगे और जिम। द वॉक स्टैंड्स, द मॉर्निंग वॉक हैज द बेस्ट रिजल्ट्स ऑन बॉडीज फिजियोलॉजी। आप ये मेरी बात, एक जो जो मैं कह रहा हूँ वर्ड्स, द मॉर्निंग वॉक हैज द बेस्ट इफेक्ट ऑन द मैंस फिजियोलॉजी। उस फिजियोलॉजी के ऊपर जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, नेचर ने जो बोला हुआ है वो बेस्ट है। उसके उससे ज्यादा कोई इससे उसको हम उसको साइड पे नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप जिम में जाके उसको कुछ और करना चाहें तो जरूर करें। स्विमिंग है या वेट अपने अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, उसके वेट एक्सरसाइज है, जो भी एक्सरसाइज है, वो नोबडी डिनाइज कि वो अच्छे हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक के स्टैंड्स हर वक्त उसका जो रोल है उसको कोई नहीं हटा सकता। सर हमारे दर्शकों के लिए कोई एक स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहें। स्पेशल मैसेज, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं इसके बारे में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में जो मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि पहले भी मैंने प्रोग्राम में बोला है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अवेयर रहिए अपने सिस्टम के बारे में कि आपकी रिस्क फैक्टर्स आप में कितने हैं, या आपको किसी टाइम में कुछ ऐसी सिम्टम्स तो नहीं आ रहे कि जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो रहे हो। उसको डिले नहीं करना चाहिए, और आजकल टाइमली एग्जामिनेशन फ्रॉम ए कंसर्न फिजिशियन विच इज अवेलेबल अराउंड यू, और वहाँ पे जाके इसका आप एकदम उसका लीजिए कि ये क्या है और इसके लिए हमें क्या करना है। और अगर आप रिस्क फैक्टर्स हैं उनको प्लीज चेक में रखिए, और लाइफ में थोड़ा सा मॉडरेशन। सो मॉडरेशन इज द वर्ड विच आई टेल माई पीपल हु आर listening to or seeing us, that moderation is life is very important in all aspects. Thank you. सर आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि दोबारा भी आप आएंगे और हमारे दर्शकों को एक नई जानकारी से रूबरू करें। कभी भी कोई भी ऐसी अवेयरनेस के ऊपर बताने के लिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।